नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत सिंह और पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे लेह की। लेह को जलाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई और आपको पता है, गृह मंत्रालय ने जो अभी अपना स्टेटमेंट जारी किया है उसमें साफ तौर पर एक शख्स की तरफ इशारा किया गया है जिसके बयानों से पूरा लेह जल उठा। 6 अक्टूबर को ही भारत सरकार और जितने प्रदर्शनकारी थे उनके बीच बातचीत होनी थी, तो फिर इतनी क्या जल्दी आ गई कि पूरे लेह को जला दिया गया। बीजेपी दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले किया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ियों को फूंक डाला गया और युवाओं को भड़काकर ऐसा किया गया। बात सिर्फ इतनी तक सिमट नहीं गई, बात इससे आगे तब बढ़ी जब एक तस्वीर, एक कांग्रेस के काउंसलर की तस्वीर सामने आई और पता यह चला कि उनका कनेक्शन राहुल गांधी से है और उसी व्यक्ति का कनेक्शन डीप स्टेट से भी है। ये जो आप देख रहे हैं सामने आपकी तस्वीर है और इस व्यक्ति के बारे में बताया यह जा रहा है, इस व्यक्ति के बारे में अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी के साथ जब यात्रा पर राहुल गांधी लेह पहुंचे थे तो यह व्यक्ति उनके साथ घूम रहा था, उनके साथ ही चलता था। और इस व्यक्ति के भड़काने पर जितने यूथ थे, जितने प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, वो उग्र हो गए। और उससे पहले सोनम वांगचुक का एक बयान सामने आया, एक ऐसा भड़काऊ स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका में हो गया, भारत में कब होगा। सोनम वांगचुक का वो स्टेटमेंट था। और उसके बाद से जो जेंजी कह लीजिए, अच्छा, कल के प्रोटेस्ट को जेंजी प्रोटेस्ट दिखाने की पूरी कोशिश हुई। ये मीडिया ने नहीं की कोशिश, लेकिन कुछ लोगों ने, जो राजनीतिक पार्टी से जिनका कनेक्शन है, उन लोगों ने यह दिखाने की कोशिश की कि यह जेंजी प्रोटेस्ट था। उन लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की कि नेपाल की तरह यह प्रोटेस्ट हो रहा था। इसकी सच्चाई क्या है, इसीलिए इन सारी सच्चाई को हम समझेंगे और जो गृह मंत्रालय ने आज स्टेटमेंट दिया है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईबी अधिकारी हैं। सर, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। प्रशांत सिंह साहब, आपको क्या लगता है इसके पीछे? क्या ये एक सामान्य घटना है कि सब कुछ मतलब प्लान तरीके से हो गया, स्टूडेंट आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको गुस्सा आया, उन्होंने जला दिया, या एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी आपको लग रही है इसके पीछे? देखिए, ये तो एकदम स्पष्ट है कि ये प्री प्लान है, क्योंकि 6 अक्टूबर को भारत सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया था और उस पर चल रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाया है जिसमें कुछ मांगे उनकी मान भी ली गई हैं और उससे बातचीत का जब सिलसिला जारी है, क्रम जारी है और उसका फाइनल आउटकम अभी तक कुछ आया नहीं है और बातचीत होने वाली है। उसके बावजूद ये सब अचानक किया गया और सोशल मीडिया का यूज करके अचानक भीड़ बुलाया गया, यानी पहले से सारी तैयारी थी। और एक चीज और है, जो जैन जी कहा जा रहा है, वो तो नेपाल में कठपुतली सरकार थी चीन की, केपी शर्मा ओली, पूरी दुनिया जानती है। तो उस सरकार को अपदस्थ करने के लिए और वहां जो भ्रष्टाचार था, वहां जो निकम्मापन था, जो गरीबी बढ़ती जा रही थी, अव्यवस्था बढ़ती जा रही थी, तो उन सब चीजों को काउंटर करने के लिए अचानक हुआ। लेकिन यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं है। यहाँ ये है कि जो सत्ता रिजीम चेंज करने की बात जो चल रही थी और ओपनली जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि हम $1 बिलियन खर्च करेंगे भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए, जब चुनाव के माध्यम से ये संभव नहीं हुआ, तब लगा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ उस तरह से कुछ खेल किया जा सकता है। अच्छा, तो उस तरह की चीजें कोशिश, लद्दाख में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के नाम कुछ ज्यादा ही लिए जा रहे थे और जिस काउंसलर की हमने तस्वीर दिखाई थी उसका नाम जो निकल कर आ रहा है, फुनसुक स्टैंजिन सिपाक उसका नाम है, जिसने ये जेंजी को वहां पर भड़काया। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आना चाहता हूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो होम मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया है वो भी मैं पढ़कर लोगों को बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं। ये सामने है, अब देखिए लद्दाख पर प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है। 24 सितंबर, मैं मुख्य पॉइंट पर आता हूं। मुख्य पॉइंट क्या है इसमें? उसमें सोनम वांगचुक का नाम लिखा है और पहली बार इतना क्लियर स्टेटमेंट दिया है होम मिनिस्ट्री ने, क्लियर स्टेटमेंट नाम के साथ।
सोनम वांगचुक के द्वारा 10 सितंबर 2025 को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई। यह सर्वविदित है कि भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति और उप समितियों के औपचारिक माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ बैठकें हुई हैं। इस तंत्र के माध्यम से संवाद की प्रक्रिया ने लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए। यानी बातचीत का नतीजा निकला। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। अब उसमें आगे आते हैं। अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी, जबकि लद्दाख के नेताओं के साथ 25 और 26 सितंबर को बैठकें आयोजित करने की योजना थी। मतलब सोचिए, जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति है उसकी बैठक 6 अक्टूबर को होनी थी और उससे पहले 25 सितंबर और 26 सितंबर दोनों दिन, यानी आज और कल दोनों बैठकें होनी थी। उससे इस बैठक से 2 दिन पहले हमला कर दिया गया। आगे क्या लिख रहा है? 24 सितंबर को लगभग 11:30 बजे उनके भड़काऊ भाषण, सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के साथ साथ लेह के सीईसी कार्यालय, आजकल इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है, इलेक्शन कमीशन है, वो लगातार टारगेट पर है, ये मत भूलिएगा। लेह के सीईसी सरकारी कार्यालय पर हमला हुआ। उन्होंने इन कार्यालयों में आग लगा दी, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। पंकज जी, पहली बार इतना खुलकर नाम लिया जा रहा है सोनम वांगचुक का। पहली बार माना यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक के भाषण से ही यह भीड़ भड़की थी। मैं और एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। आज पुलिस ने 7 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है इस हिंसा के सिलसिले में। नेपाल से आए थे यहां पे हिंसा फैलाने के लिए। उसमें से 3 नेपाली नागरिक घायल भी हुए हैं और 3 अरेस्ट किए गए जो कि बिल्डिंगें जला रहे थे। और पुलिसिया जांच में पता चली है, इन्होंने स्वीकार किया है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। इन्होंने ये कहा कि हमने नेपाल में भी इस तरह की हिंसा में पार्टिसिपेट किया था और अब किसी खास बुलावे पर हम यहां लद्दाख में आए थे। जो हुआ है इसके पीछे पूरी तरह कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा काम कर रहा है। यूथ कांग्रेस के लीडर थे जिसका आपने नाम लिया, वो नेतृत्व कर रहा था। बाकायदा टारगेट फिक्स किए गए थे। इस जो इलेक्शन कमीशन का बिल्डिंग है, बीजेपी ऑफिस है, अगर ये स्वतः स्फूर्त युवाओं का गुस्सा था तो ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पर भी फूट सकता था, ये दूसरी पार्टियों के दफ्तर पर भी हो सकता था। लेकिन स्पेसिफिक ये टारगेट सेट करके दिया कौन? और जिस वक्त वो आग लगाई जा रही थी उस वक्त की आप तस्वीरें देख ले। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि लेह लद्दाख बहुत सेंसिटिव इलाका है और मणिपुर के बाद अगला एक्सपेरिमेंट लेह लद्दाख को लेकर किया जा रहा है और उसमें कई ऐसी ताकतें हैं जो विदेशों से गाइड हो रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो लेह लद्दाख में सक्रिय है। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं दे दूं कि 40% वहां जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और फिर उसके बाद बौद्ध पॉपुलेशन है। एक अलग तरह की शक्ति काम कर रही है वहां जो कि चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है प्रशांत, और ये जाके आपको महसूस होगा वहां पे। आप देखेंगे कि आजकल इलेक्शन कमीशन पर हमले बढ़ गए और कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सीसी दफ्तर फूंक दिया गया, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, सीआरपीएफ को टारगेट किया गया, 40 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए, 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से बताए जो जानकारी मिल रही है 2 तो बाहर के लोग थे जो घूमने गए थे। इससे तो और हाल में आपने देखा कि लेह लद्दाख को लेकर एक बड़ा भ्रम भी फैलाया गया एक खास पार्टी की तरफ से। वो भ्रम ये था कि लद्दाख की जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है, इस तरह का भी भ्रम फैलाया गया। क्या ये सब कुछ इस जो भी चल रहा है लेह लद्दाख की जमीन पर, क्या उसमें कोई विदेशी हाथ आपको नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, इसमें चूंकि ये लेह लद्दाख जो है, लद्दाख का 1597 किलोमीटर एलएसी है, चाइना के साथ लगता है और बहुत ही संवेदनशील, जैसा कि हमारे प्रसून सर ने कहा, बहुत ही संवेदनशील इलाका है। और दूसरी बात कि पहले यहाँ 2 जिले हुआ करते थे, लद्दाख और कारगिल। तो लद्दाख बौद्ध बहुल क्षेत्र है और कारगिल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है।
अब उसमें केंद्र सरकार की देखिए मंशा और नियत कितनी अच्छी है। एक तो लेह लद्दाख का जितना हक हिस्सा था सब श्रीनगर में खर्च होता था, वो लेह लद्दाख पहुंचता नहीं था। तो लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाकर भारत सरकार ने एक मैसेज दिया कि वहां के लिए जो फंड अलॉट होगा वहीं की एडमिनिस्ट्रेशन वहीं खर्च करेगा। तो एक बहुत अच्छी बात ये हुई थी। दूसरी बात ये हुई थी कि 2 जिलों से बढ़ाकर 7 जिले बनाए गए, यानी नए 5 जिले बनाए गए वहां। तो इससे भी मंशा और नियत स्पष्ट होती थी कि केंद्र सरकार कितना संवेदनशील है उस क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये सारी बातें हैं, इसके बावजूद ये सब किया जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है, तो हम लोग याद करें कि 2024 के पहले जानबूझकर भ्रम फैलाया और झूठ और अफवाह फैलाया जाता था कि आरक्षण और संविधान दोनों खतरे में है, जबकि इस तरह की कोई चीज कहीं नहीं थी। तो ठीक उसी तर्ज पर अब चलाया जा रहा है, क्योंकि एक ही मुद्दा हमेशा नहीं चलाया जा सकता। जनता धीरे धीरे समझ जाती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो एक नई कहानी गढ़ी गई कि ये जो वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जो है ये चोर है, इस तरह की बातें चलाई जा रही है। और इसी कारण ये सब चीजें हो रही है, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस टारगेट किया जा रहा है, ये चीज है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना और चाहूंगा। ठीक है, प्रसून सर पर मानहानि का मुकदमा हुआ, वो अपना माफी मांग लिया, लेकिन एक चीज है कि देशवासी एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम लोगों को सोचना चाहिए कि मैग्सेसे पुरस्कार जो मिलता है किसी को, हमारे देश के धरती पर कोई व्यक्ति को, तो वो किस मंशा से, किस नियत से मिलती है, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। कहीं वो व्यक्ति विकास विरोधी और नकारात्मक माहौल बनाने के लिए कमिटेड, प्रतिबद्ध तो नहीं है। ये बातें भी हैं। हम तो देखते हैं कि जितने लोग हैं पहले जो जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, वो सारे इसी लाइन पर जा रहे हैं, या तो विकास के विरोधी हैं या नकारात्मक माहौल बनाने में महारत है। और एक उसमें अपवाद है किरण बेदी, जो उन्होंने शायद अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने ट्रैक चेंज कर लिया, आगे नहीं गई और वो विकासवादी और राष्ट्रवादी लाइन पर चली गई। तो ये लेकिन बाकी लोगों का कैरेक्टर हम समझें तो क्या है ये तरीका। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज कि आमिर खान की फिल्म के माध्यम से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोशिश की गई। कोई व्यक्ति यदि नेचुरल लीडर है, ऐसी ताकत या कोई फिल्म के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से तो किसी का व्यक्तित्व का विकास नहीं किया गया। सब लोग अपने आप लीडर बने हैं। इवन लालू जी बने हैं, मोदी जी बने हैं, बहुत सारे लोग, मुलायम सिंह बने हैं, बहुत सारे लोग बने हैं इस देश में लीडर। तो एक व्यक्ति को इस तरह से जो प्रायोजित तरीके से व्यक्तित्व का विकास और चेहरा चमकाने का जो कोशिश हुआ है, और उसके बाद तुरंत मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल गया, तो ये सारी चीजें बताती है कि कितनी सुनियोजित ढंग से लंबे प्लानिंग के साथ ये चल रही है कि आगे चलकर हमको किस क्षेत्र में क्या करना है वो भी है। तो ये सारी कड़ियां जुटती हैं। और आज जो कांग्रेस की बेचैनी है कि हमको अब सत्ता चुनाव के माध्यम से न सही, अराजकता के माध्यम से सही, तो उस तरह की कोशिश भी की जा रही है। तो ये सारी बातें आकर एक जगह यहाँ मिल रही हैं, और यही इसी का परिणाम बिल्कुल है कि लद्दाख में हुई। मैं आप दोनों के पास आऊंगा जी। एक सेकंड अनुपम, एक सेकंड, आपने एक पैटर्न रीड किया है। आज की तारीख में भारत के 10 राज्यों में हिंसा हो रही है, 10 राज्यों में। लेह लद्दाख नंबर 1, उत्तराखंड 2, आई लव मोहम्मद के नाम पे यूपी 3, अहमदाबाद में कल हुआ है 4, अभी झारखंड में कुर्मी बनाम आदिवासी 5, और आप जाके देखिए नॉर्थ ईस्ट में फिर से लहराने की कोशिश की जा रही है 6, पंजाब में एक्सपेरिमेंट दोहराया जा रहा है 7। आप राज्यों को देख, और मैं आपके साथ बोल रहा हूं कि इसी सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे। अब मैं आज आपको आज की रिपोर्ट बता रहा हूं कि पाकिस्तान से जनरेटेड 1000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल ये फैला रहे हैं कि मोदी सरकार में क्या करप्शन है और कौन कौन सा मंत्री शामिल है इस करप्शन में। मैंने 2 अकाउंट ट्रेस किया, एक है बीइंग सनिश्चर, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, और एक है जय श्री राम। जय श्री राम उस हैंडल का नाम है, मतलब ट्विटर हैंडल का नाम है। और यह कह रहा है कि मैं बहुत कट्टर मोदी भक्त था, मैं बहुत बड़ा समर्थक था, लेकिन अब जितना बड़ा करप्शन हो रहा है उससे मैं बहुत बेजार हूं, और उसके बाद देखिएगा एक वक्त आएगा कि आपको भी धोखा मिलेगा, ये सब करके वो
कर रहा है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ है। मैंने अभी तक सिर्फ 2 किया है ये ट्रेस। तो अलग अलग इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, हैंडल्स के माध्यम से युवाओं के दिमाग में पॉइजन भरा जा रहा है। हमने और आपने ही किया था कि नितिन गडकरी के बारे में 1500 अकाउंट क्रिएट किए गए थे ढाका से। किसके बारे में नहीं कितना किया करप्ट गया? आदमी एस है। जयशंकर के बारे में, अमित शाह के बारे बिल्कुल। में, अजीत डोवाल के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में तो हो ही रहा था। जब वो फेल हो गया तब ये सब शुरू हो गया। अश्विनी वैष्णव के बारे में, कितने मंत्रियों के नाम ले, गौतम अडानी के बारे में क्या नहीं किया जनवरी गया? जनवरी हमने तक आपने बड़े देखा ना। विप्लव की तैयारी है। जनवरी तक बहुत बड़े पैमाने पर यह होगा। मैं आऊंगा आप दोनों के पास। मैं चाहता हूं एक बयान जो सोनम वांगचुक का बहुत वायरल है, और जिस बयान के बारे में कहा जा रहा है कि इसी बयान के बाद ये जो भीड़ थी, ये जो जिंजी थे, वो अचानक, मतलब आप ये देखिए कि वो तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गए। और दूसरी चीज तो ये है इस पूरे मामले में कि बातचीत होनी थी, ये सोनम वांगचुक को भी पता था कि ठीक जब जिस दिन ये सब कुछ हो रहा है उसके अगले दिन बातचीत होनी है, उनको पता था। इसके बाद भी उन्होंने ऐसा भाषण क्यों दिया? और इतना होने के बाद अगर आपको अनशन अपना तोड़ना ही था तो ये 15 दिन तक क्यों करना है? ये सब हिंसा, और ये हिंसा करवा कर अपनी इमेज खराब करना, इसके पीछे आपको क्या मिला? सोनम वांगचुक का वो बयान सुनिए सबसे पहले आप। yang tene daksa mangpe mols thak chatpe gyurja yung chizino Nepal la yung stereoto Bangladesh la yung stereoto Sri Lanka yung stereoto mion se gyurja kyoman tene chik chik shina tene kyoman ok samaragyale nir dewate ocho yang tene daksa mangpe mols thak chatpe gyurja yung chizino Nepal la yung stereoto Bangladesh la yung stereoto Sri Lanka yung stereoto mion se gyurja kyoman tene chik chik shina tene kyoman ok samaragyale nir dewate ocho ये उनका बयान वायरल है। लोग दावा कर रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है उनके इस बयान को लेकर कि इसी बयान के बाद लोग भड़के। हाँ, ये क्या कह रहे हैं पहले समझिए। ये कह रहे हैं कि जाके देखो आसपास, बांग्लादेश के युवाओं को देखो, श्रीलंका के युवाओं को देखो, नेपाल के युवाओं को देखो। जब वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मैं सिर्फ ट्रांसलेट किया मैंने उसे। तो उनके इस बयान को लोग आधार बना रहे। लेकिन लेह लद्दाख को बहुत करीब से जानने और समझने वाले एसपी वैद, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और कई ऑपरेशंस किए उन्होंने, उन्होंने जो बयान दिया है वो और हैरान कर देगा आपको। एसपी वैद का बयान सुनिए। ही तो हैरानगी की बात है कि अगर टॉक्स फिक्स थी 6 अक्टूबर के लिए, और इवन प्रपोज किया कि 25-26 को आप कर लो, और उसके बावजूद आज जैसी हालत बना दी, इससे किसको फायदा होता है ये देखना चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन में मैं अपने ट्वीट में भी कहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका असली इसको ट्रिगर कराने वाला कौन है। इस सारी सिचुएशन जो आज पैदा हुई, 4 जानें चली गई, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? इतने लोग जख्मी हो गए दर्जनों के हिसाब से, और इतनी प्रॉपर्टी, इतनी गाड़ियां जला दी गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना बहुत जरूरी है। और ये जब टॉक्स चलते हुए कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू टॉक, बातचीत हो रही है। इवन 25-26 मीन्स कल है 25, आज 24 है। आज वायलेंस करने का आपने तो जवाब नहीं दिया उसका। आज वायलेंस करने का क्या कारण है? इससे फायदा किसको है? ये देखने वाली बात है। मैं समझता हूं ये इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में आना चाहिए। अगर कमीशन भी बैठता है, ये इंक्वायरी में आना चाहिए। इससे फायदा किसको, कौन उठाना चाहता? लगता है कोई पॉलिटिकल मोटिव है इसमें? लग रहा है। जिस तरह आप देखिए सोनम वांगचुक की जो वो अरब स्प्रिंग की बात करना, इसको जो नेपाल में ज़ेनजी का तख्ता, उन्होंने तख्ता पलटा, उसको अप्रिशिएट करना। इसी तरह ये जो बांग्लादेश में हुआ, इन सबको ये दिखाता है कि ये कोई डीप रूटेड कंस्पिरेसी सी लगती है। तो मैं समझता ये सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए, इसकी क्यों हुआ। आफ्टर ऑल इसके लिए कोई जिम्मेदार फिक्स होना चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी। उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अंदर डालिए और उनको चार्ज करिए फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंस।
बिल्कुल होना चाहिए जी। प्रशांत सर, आप अभी सुन रहे थे पूर्व डीजीपी को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस पूरे मामले में आपको लगता नहीं कि चाहते अगर सोनम वांगचुक तो वो कंट्रोल कर सकते थे भीड़ को, वो उकसाने के बजाय लोगों को शांत बिठा सकते थे, ये जानते हुए भी कि 24 घंटे बाद ही हमारी बातचीत होनी है भारत सरकार के साथ। देखिए, बिल्कुल वो चाहते तो नियंत्रित रख सकते थे मामले को, क्योंकि उनको पता था कि बहुत कुछ हुआ है लद्दाख के लिए और बहुत कुछ होना बाकी भी है। और लेकिन केंद्र सरकार इतना संवेदनशील है कि बातचीत के लिए हाई पावर कमेटी भी बनी है, बातचीत का सिलसिला भी जारी है। इसके बावजूद जब वो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की बात कर रहे हैं बार बार और उसके नाम पर प्रोवोक कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि उनकी मंशा स्पष्ट है कि अनरेस्ट करना है, वहां अराजक स्थिति को उत्पन्न करना है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत का इंतजार नहीं करना है, उसका कोई मतलब को जो करना है वो करना है, उनका एजेंडा स्पष्ट है। दूसरी, पंकज प्रसून सर ने एक बात कही कि वहां नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग थे, तो मैं एक चीज और बता दूं कि कतर में बहुत सारे नेपाली काम करते हैं, एयरपोर्ट हो, बहुत सारी चीजों में। और कतर जो है, कतर पर अभी हाल फिलहाल इजराइल ने अटैक किया सिर्फ इसीलिए कि हमारे से वहीं मिलते हैं, और पूरा ढंग की सरगना जो है कतर में अपना अड्डा बना कर रखते हैं। से नेपाल के लोगों को मतांतरण, धर्मांतरण और ब्रेन वॉश पैसे देकर, और ये नेपाल में भी जो हुआ वो वहां से भी उसका लिंक था, वहां से किया गया जो नेपाल में हुआ। तो ये सारी चीजें भी हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा कि कतर भी एक एंगल है नेपाल में, और जब नेपाली यहां मिलते हैं लद्दाख में, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कहां से कहां तक लिंक जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें हैं लेह और लद्दाख से जुड़ी हुई जिनका बाहर आना अभी बाकी है जिनको, और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और बहुत कुछ उसको पता भी चल चुका है, बहुत कुछ जल्द ही वो भी खुलासा कर सकती है। और कुछ ऐसे लोग जो अपने चेहरे को पॉलिश करने के चक्कर में पूरे लेह लद्दाख की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, उन लोगों का भी इलाज कर सकती है। दर्शकों, आपका क्या मानना है लेह लद्दाख में जो हुआ, उसके पीछे कौन हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है, किसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।